तो दोस्तों 24, 25 और 31 अगस्त को आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम हुआ जिसमें कई बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम नहीं दे पाए। वो क्या गलतियां थी, क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में आपको लेकर जाना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा वो होता है आपका फोटो। ठीक है, फोटो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपके बियर्ड नहीं थे और अभी आपका बियर्ड आ गया है ना, बड़े बड़े से बियर्ड आ चुके हैं, या पता चले आपके तब बाल नहीं तभी बाल आ गए। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, जो फोटो आपने तब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था या जो आपने वहां पर सबमिट किया था, वही फोटो अगर आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही सेम फोटो के 3 आपके पास फोटोज होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको ध्यान रखना है आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब वहां पर जो भी हो वो आपको पहचान पाए कि हाँ भैया ये आप ही का फोटो है, फोटो में आपको कोई दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो दोस्तों आप लोगों को जो लेकर जाना है, कॉल लेटर लेकर जाना है, आईडी प्रूफ लेकर जानी है। अब आईडी प्रूफ के साथ 3 फोटोज। ठीक है, फोटो वही जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, गम और स्टैम्प पैड। ठीक है, देखो गम स्टैम्प पैड मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था आरआरबी क्लर्क पीओ का, तो कुछ बच्चे बोल रहे सर आपने इंपॉर्टेंट चीज बताई नहीं कि गम भी ले जाना स्टैम्प पैड भी ले जाना। तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी बेटा, बहुत गम है दुनिया में, गम मिल जाता है, स्टैम्प पैड भी वहां पर मिल जाता है। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं भी लेकर जाते हो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपको ले जाना है तो आप लेकर भी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझेंगे। सर कॉल लेटर की अगर बात की जाए तो इसमें 2 चीजों का आपका ध्यान रखना है कि आपके जो कॉल लेटर है उसमें आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, आपके सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में सिग्नेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर में मैंने कई बच्चों को देखा है एग्जाम सेंटर से बाहर जाते हुए क्योंकि उनका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में था। कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉल लेटर पे आपका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया है सुमित जायसवाल। ठीक है, सुमित जायसवाल, ये आपने कॉल लेटर पे अपना नाम देखा है। अब जो आप आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, आईडी प्रूफ चाहे हो सकता है आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो भी हो और आपका नाम भी हो। आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाएंगे, और जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ रहेगा उसी का फोटो कॉपी भी चाहिए, फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, तो आईडी प्रूफ आधार कार्ड जैसे ले लिया आप लोगों ने। अब आधार कार्ड में बेटा आपका जो नाम है वो सुमित जायसवाल ही होना चाहिए, है ना, नाम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुमित जायसवाल है, यहाँ पर सुमित कुमार जायसवाल लिखा हो। तो नाम एकदम सेम टू सेम होना चाहिए आपकी आईडी प्रूफ पर भी और कॉल लेटर पे भी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, आपका कॉल लेटर पे सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए। 3 फोटो साथ में आप ले जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ गम और स्टैम्प पैड के बारे में मैंने बताया कि अगर आपके पास गम नहीं है तो दुनिया में गम बहुत है, मिल जाएगा, स्टैम्प पैड वहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। एक और चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाना है। जैसे ये वॉच दिख रहा है ना, ये वॉच भी अलाउ नहीं है। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने आरआरबी पीओ का जब एग्जाम दिया तो वहाँ पर वॉच पहन के आराम से एग्जाम दे दिया, सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट आरआरबी क्लर्क के टाइम पर उन्होंने बोल दिया कि वॉच अलाउ नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी अलाउ नहीं होते एग्जामिनेशन में, तो आप ये चीज़ों को लेकर ना जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे लास्ट मोमेंट पे अगर आपको बोल दे आप लाइन में लगे हो, एंट्री करने वाले हो, वहाँ पे बोले नहीं ये अलाउ नहीं है, आप कहाँ रखने जाओगे उसको। तो बेटर है कि सर ऐसी कुछ भी चीज़ों को हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। साथ में बेटा अपनी पेन लेकर चले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। कुछ सेंटर होते हैं जहाँ पर पेन मिल जाता है, बहुत सारे सेंटरों पर पेन नहीं मिलता है, तो पेन अपना खुद का लेकर जाएंगे। ठीक है, और पेन भी ऐसा रखना है जिससे आपकी स्पीड तेज हो। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं बेटा ध्यान रखना है कि आपका फोटो आईडी प्रूफ पर भी फोटो दिखना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड फोटो होना चाहिए। जैसे आरआरबी क्लर्क के टाइम, आरआरबी पीओ के टाइम पे क्या हुआ था, एक बच्चा ऐसा था जिसका वोटर आईडी पे जो फोटो था वो बहुत पुराना था, मतलब वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। तो वहां पर उसको अलाउ तो कर दिया था जाने के लिए, बट उनको एक बात बोली थी कि बेटा ये फोटो बहुत पुराना है, इसको अपडेट करवा लेना, आप पहचान में नहीं आ रहे हो। तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर है कि अगर आप फोटो अपडेट करवा सकते हैं, खैर अभी तो नहीं करवा सकते, बट फ्यूचर में अपडेट जरूर करवा लेना ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। आपका जो कॉल लेटर का पहला पेज होता है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं भी लेके गए तो चलेगा। पहला कॉल लेटर का जो पेज होता है वो रखना है। आपके पास जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। ठीक है, साथ में 3 फोटो कंपलसरी है, फोटो एक भी कम नहीं होना चाहिए, 3 फोटो आपको लेकर जाना है। और ये दोनों ऑप्शनल है कि आपको लेकर जाना है तो ठीक है, नहीं लेकर जाओगे तो भी आपका काम तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी आईडी प्रूफ की बात कर लेते हैं बेटा, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा। ठीक है, कॉल लेटर के साथ आप आईडी प्रूफ में पैन कार्ड रख सकते हो, पासपोर्ट रख सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, वोटर कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक भी चलेगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी चलेगा। ठीक है, एक बार मैं बहुत पहले की बात है, जब एग्जाम देने गया था तब वहां पर है ना बैंक पासबुक लेकर गया था, दिक्कत नहीं आती उससे भी वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बस नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, पहले ई का आधार कार्ड अलाउ नहीं होता था, बट अब से ई आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी वैलिड है, वैलिड आईडी प्रूफ माना जाता है, और उसके साथ साथ आप उसकी फोटोकॉपी लेकर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका नाम, अगर नाम मिसमैच होता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद राशन कार्ड, लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस गैजेट नोटिफिकेशन, देयर मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट। मतलब हो सकता है ना कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो शादी के बाद अपना नाम चेंज कर लेती है, तो अगर आपका नाम चेंज होता है तो आपको तभी वहां पर अलाउ किया जाएगा जब आपके पास या तो एफिडेविट होगा, या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, या फिर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन, या फिर उनके थ्रू कुछ भी एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप बता पाएंगे कि हाँ हम लोगों ने शादी के बाद ये नाम चेंज किया था। ठीक है, अब कॉल लेटर पे फोटो आपको चिपकानी रहती है, आप घर से भी चिपका सकते हैं या वहां पर भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप बस जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लेकर चले जाओ, बाकी सारी चीजें वहां पर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा, एक और सजेशन यहाँ पर दिया गया है कि भाई कम से कम 8 कॉपी होना चाहिए सेम फोटोग्राफ की, है ना, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको मेंस देना पड़ेगा, मेंस क्लियर किया तो मेंस एग्जाम देते वक्त भी आपकी फोटो की जरूरत पड़ेगी, और मेंस के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब भी आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास टोटल 8 कॉपीज रहती है तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इंटरफेस के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का इंटरफेस अलग होता है, आईबीपीएस क्लर्क का इंटरफेस अलग होता है, तो एग्जामिनेशन देते वक्त ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इंटरफेस कैसे होने वाला है, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जैसे यहाँ पर जस्ट सेकेंड मैंने पूरा ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखो, अगर आप देखना चाहते हो तो आप भी देख सकते हो, आईबीपीएस गूगल पे सर्च करेंगे, क्लिक कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों का सारी चीजें आ जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन इंटरफेस कैसा होने वाला है, वो भी हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सर, सीआरपी क्लर्क, ये क्लिक कर दिया। इसका जो आपका कौन सा है, ये वाला है, और इसका हैंडआउट देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक, तो हैंडआउट की अगर बात की जाए बेटा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को। इंग्लिश पहला सेक्शन हो जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने रहेंगे, इतना टाइम रहेगा। इसमें एक बात बहुत प्यारी है, द सीक्वेंस ऑफ टेस्ट में भी चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क में आप है ना सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, आपके सामने रीजनिंग है, रीजनिंग बनाना है, क्वांट है, क्वांट को बनाना है, बट यहाँ पर आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से मैथ्स पे जाना चाहते हो, मैथ्स से रीजनिंग पे जाना चाहते हो, बट एक बार में एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना होगा, मतलब आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट में न्यूमेरिकल एबिलिटी पहले सेलेक्ट किया तो 20 मिनट का टाइम मिलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20 मिनट इंग्लिश, 20 मिनट रीजनिंग। ठीक है, अच्छा इन्होंने यहां पर ये चीज क्लियर की कि एग्जामिनेशन में सीक्वेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सर पहले आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाए, फिर आपका इंग्लिश आ जाए, फिर आपका रीजनिंग आ जाए, तो सीक्वेंस वेरी कर सकता है, बट हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेसिफिक 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ पर देखो वर्जन ऑफ टेस्ट क्या हो सकता है। वर्जन ऑफ टेस्ट हो सकता है यहाँ पर आपका जैसे अंडमान निकोबार का हिंदी इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, कहाँ पर जैसे दादर और नागर हवेली में गुजराती भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, कोंकणी भी हो सकता है। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बार आपको जो पेपर मिलेगा वो एक लैंग्वेज में मिलेगा, वो भी आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका सैंपल पेपर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इससे बेटर होगा मॉक टेस्ट के थ्रू हम ये चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक। और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी डाउट रहता है यहाँ पर जाकर आप हैंडआउट में अपने डाउट को देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ सर अगर बात की जाए, ठीक है, इसको हम लोग बैक करते हैं बेटा। मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है आप लोगों को, तो आपको इंटरफेस के बारे में पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, केवल साइन इन कर देना है। तो आपको आपके एग्जामिनेशन का इंटरफेस कैसे होने वाला है ये पता चल जाएगा। सबसे पहला पेज आपका इंस्ट्रक्शन का ओपन होगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। सर ये लैंग्वेज एग्जामिनेशन का होगा? नहीं बेटा, ये इंस्ट्रक्शन का होगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक कर दो, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में कर दो, इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट का रहने वाला है। ठीक है सर, अब देखो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको साइड में ऑप्शन में व्हाइट दिख रहा है, मतलब आपने वो क्वेश्चन देखा भी नहीं है। रेड का मतलब आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीन का मतलब आपने आंसर कर दिया है। और यहाँ पर वायलेट का मतलब होता है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड क्वेश्चन फॉर रिव्यू। एंड द फिफ्थ, इसका मतलब ये होता है द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर एवेल्यूशन। मतलब ये वाली पॉइंट का ध्यान रखना। कई बार बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर अगर हम सवाल में आंसर कर देते हैं, उसको मार्क इस रिव्यू कर देते हैं, तो क्या वो मार्क्स ऐड होते हैं, वो क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। अगर आपने किसी सवाल का आंसर टिक कर दिया है और उसको आपने रख दिया मार्क्स रिव्यू के लिए, अब जल्दी जल्दी में आपने बाद में देखा नहीं, आपका एग्जाम सबमिट हो गया है, तो जो सवाल आपने मार्क्स रिव्यू किया था, जिस पे आपने आंसर टिक कर दिया था, वो भी आपके मार्क्स में काउंट होगा होगा होगा। बट अगर आपने आंसर नहीं टिक किया और मार्क्स रिव्यू के लिए रख दिए, तो उस केस में आपका मार्क्स काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद आप लोगों को देखो नेक्स्ट जो पेज आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा। अब ये एग्जाम लैंग्वेज है ना, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है? आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपका पूरा पेपर जो रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इस पर क्लिक कर देंगे। आपने इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आई एम रेडी टू बिगिन हो जाएगा और आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका टाइमर इधर स्टार्ट हो जाता है। वैसे यार टाइमर की तरफ मत देखना, जितना आप टाइमर को अवॉइड कर सकते उतना बेहतर है आपके लिए। इसके बाद देखो, अगर आपको ये सवाल दिख रहा है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर इस सवाल की लैंग्वेज चेंज करनी है, हमको हिंदी में देखना है, तो आप यहाँ पर जाकर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपको हिंदी में भी दिख जाएगा, हिंदी में सवाल हो जाएगा। बट सर जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा आगे बढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना है बेटा, सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको ना। कभी भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला सवाल आ गया। अब अगला सवाल में अगर आपको वापस से ये लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आपकी सिलेक्ट हो जाती है उसी लैंग्वेज में पूरा पेपर रहता है। पर्टिकुलर सवाल के लिए अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो मार्क एस रिव्यू, जैसे इसका आंसर टिक कर दिया और मार्क एस रिव्यू करके नेक्स्ट पर जाना है, तो मार्क एस रिव्यू एंड नेक्स्ट पर आ गए। इसका मतलब सर देखो हमने इस सवाल का आंसर दे दिया है, बट वॉयलेट कलर इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर देने के बाद मार्क एस रिव्यू रखा है, आपको डाउट है। ठीक है, अब आपने इसको आंसर नहीं किया और आप चाहते हो उसको मार्क एस रिव्यू करना, मार्क एस रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये केवल आपको वॉयलेट दिखेगा। वॉयलेट का मतलब आपने आंसर नहीं किया है और इस सवाल को मार्क एस रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। अब सपोज सर ये सवाल को मैं स्किप करना चाहता हूं, मेरे को नहीं करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। मैं अगले सवाल पर आ जाऊंगा। इसके पहले वाला सवाल जो रेड कलर का दिखेगा, रेड मतलब मैंने सवाल नहीं किया है। अगर मैं आंसर कर देता हूं तो मेरा सवाल सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये ग्रीन दिखना चाहिए। ग्रीन दिखेगा तभी हमको क्लियर होगा कि हाँ हमने आंसर लगा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइड में दिखता रहेगा कि आप कितने सवाल बना चुके हैं, कितने सवाल मार्केस रिव्यू के लिए रखा है। ये मार्केस रिव्यू वाला जो ऑप्शन होता है बेटा बेस्ट होता है उन बच्चों के लिए जिनको किसी भी सवाल में डाउट होता है, लास्ट में टाइम मिलता है तो सवाल को आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो ऐसा आपका इंटरफेस रहने वाला है एग्जामिनेशन का। ठीक है, कभी भी आगे बढ़ो तो सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड फाइनली सबमिट जो होता है ना, सबमिट आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, बट अगर पहले टाइम होने के बाद सबमिट करने का टाइम बचता है सबमिट कर देंगे, बाकी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है टाइम कंप्लीट होने पर। तो बेटा ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। देखिए हर बार हर साल एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी जाओगे ना तो वहाँ पर आपको दिखेंगे बच्चे बाहर बैठे हुए गेट पर, उनको बाहर कर दिया जाता है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। और मेजर रीज़न यही होता है बेटा, फ़ोटो सही नहीं होती है, सिग्नेचर सही नहीं होती है, सिग्नेचर कैपिटल में होता है,
कॉल लेटर पे नाम कुछ और होता है, आईडी प्रूफ पे नाम कुछ और होता है, जिसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया जाता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी बच्चे बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जीरो से लेकर हीरो तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो जाती है। 18+ एग्जामिनेशन, 100+ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 2000+ मॉक टेस्ट, क्विज नोट, 24/7 डाउट सपोर्ट, और ये सब कुछ एक साल के लिए आपको मिलता है केवल 2799 रुपीज़ में, और 2 साल के लिए आपको मिल जाता है 3999 रुपीज़ में। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है आईबीपीएस क्लर्क का, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने मेहनत किया है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बस गलती मत करना, है ना। और टाइम पर, रिपोर्टिंग टाइम से पहले अगर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। लाइक आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 8 बजे, तो ट्राई करना कि सर उसके 15 मिनट पहले ही पहुंच जाए, और रिलैक्स रहना। एग्जामिनेशन में बहुत तरीके के अलग अलग अजीबोगरीब इंसान आपको दिखेंगे। कुछ बच्चे दिखेंगे बहुत पढ़ रहे होंगे, बट उनको देखकर आपको नर्वस नहीं होना है। आपने अगर तैयारी अच्छे से की तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।